Our next topic from the FCPS First Aid USMLE book is about the juvenile idiopathic arthritis. इसका हम MCQ डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज़ जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस? सबसे पहले हम इसको ब्रीफली देखते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इनमें एक्चुअली क्या बताया गया है. तो जुवेनाइल का मतलब होता है कि बच्चे. ओके, तो 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनमें ये डिजीज़ होती है. इडियोपैथिक मतलब जिसका कॉज हमें नहीं पता, और आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ जॉइंट डिजीज़. ये ऐसे क्या होता है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है जिसमें जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. होता क्या है, ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स जिसमें इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड 18 इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो जॉइंट्स को अटैक करने लग जाते हैं. इसमें अब क्लासिकल ट्रायड क्या आता है कि बहुत ज़्यादा बुखार होने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन चल रही है बॉडी में. तो रोज़ाना ना बच्चे को बुखार होगा, फिर उसके ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर ना सैल्मॉन पिंक कलर की रैश होगी, और साथ में उसको जॉइंट्स में पेन होगी, आर्थराइटिस होगा. तो फिर आपने सोचना है कि 16 साल से छोटा बच्चा है, रोज़ाना उसको बुखार हो रहा है और उसकी जॉइंट्स में पेन हो रही है और उसको सैल्मॉन पिंक कलर की रैश है. सो थिंक ऑफ सिस्टेमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस. नाउ व्हाई इज़ द फीवर स्पाइकिंग? अब ये इसका हॉलमार्क होता है कि फ़ीवर किस तरह का होता है. अब जब भी हम पेशेंट कहता है, पेशेंट की माँ फॉर एग्जांपल बता रही है कि मेरे बच्चे को रोज़ाना बुखार होता है, तो हम उससे पूछते हैं कि बुखार जो है वो कितना होता है, आपने थर्मोमीटर से चेक किया है? तो वो बताएगी हाँ, 101, 102, 103 बुखार हो जाता है, मतलब हाई ग्रेड फ़ीवर है. और उससे पूछते हैं कि क्या बुखार जो है वो कब कब होता है? तो वो कहती है कि सुबह होगा, शाम को हो जाएगा, मतलब वंस और ट्वाइस डेली बुखार होता है. और क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल पैनाडोल ले रही है, बच्चा पैनाडोल ले रहा है, तो वो बिल्कुल बुखार जो है ना वो उतर जाता है. तो एक पूरी स्पाइक आती है हाई ग्रेड फ़ीवर की, फिर बुखार पूरी तरह उतर जाता है और फिर हाई ग्रेड फ़ीवर की स्पाइक आती है. तो इस तरह से स्पाइक्स आती जाती हैं. ये देखें, मॉर्निंग जब बच्चा सो के उठता है तो उसका बुखार बिल्कुल ठीक होता है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो उसको जो है ना तेज़ बुखार हो जाएगा, 101, 102, 103. और फिर क्या होगा, उसको रात को बिल्कुल जो है ना ठीक हो जाएगा, और अगले दिन दोबारा ऐसे ही होगा, सुबह उठेगा ठीक होगा, शाम को बुखार, फिर रात को ठीक. तो इस तरह की स्पाइक्स आती हैं फ़ीवर की. ये आपको ग्राफ भी बनाया हुआ है कि किस तरह से ऊपर जा रहा है बुखार, टेम्परेचर राइज़ कर रहा है और पूरी स्पाइक आके वापस नॉर्मल की तरफ, फिर स्पाइक आ रही है, फिर नॉर्मल, फिर स्पाइक आ रही है, फिर नॉर्मल. तो इस तरह का बुखार जो है ना वो इसमें हमें मिलता है. नाउ हमने बात की कि इसमें सैल्मॉन पिंक कलर की रैश होती है, तो वो एक्चुअली इसी वजह से हो रही है ना कि बॉडी में साइटोकाइंस ज़्यादा हुए हुए हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है. तो बच्चों को, जैसे ये बच्चा आपको नज़र आ रहा है कि इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ना पिंक कलर की, सैल्मॉन पिंक कलर की रैश हुई हुई है, मैक्यूलर है कि मैक्यूले बने हुए हैं, और ये आती जाती रहती है, मतलब रैश आई चली गई, रैश आई चली गई. लेकिन जब बुखार फुल तेज़ हो जाता है ना, तब ये रैश ज़्यादा हो जाती है, और जैसे ही बुखार उतरता है तो रैश कम हो जाती है. तो ऐसे रैश जो है ना वो स्पाइक्स ऑफ फीवर के साथ साथ आती जाती रहती है. ठीक है, तो इसका इम्पॉर्टेंट पर्ल क्या है कि जैसे ही फीवर जाता है रैश चली जाती है. नाउ इज़ आर्थराइटिस क्यों होता है? तो उसकी बहुत ही बेसिक वजह ये है कि इन्फ्लेमेशन जब हो रही है पूरी बॉडी में, तो ऑब्वियसली वो जॉइंट्स में भी होगी. तो जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन, आपको पता है दो जो बोन्स होती हैं उनके दरम्यान में जो जॉइंट होता है ना, वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो उसको जॉइंट को कवर कर रही होती है. तो जब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है ना, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन स्वेल कर जाती है. तो वो स्वेल करती है तो पेशेंट को पेन होती है, जॉइंट स्टिफ हो जाता है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं. तो ज़्यादातर वो बच्चा जो है ना उसके दो से ज़्यादा जॉइंट्स जो इन्वॉल्व हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं घुटनों में दर्द है, ठीक है, एल्बोज़ में पेन है, या इस तरह से कंधों में, तो 2 और मोर जॉइंट्स कैन बी इन्वॉल्व्ड. हाथों के जॉइंट्स हो सकते हैं. तो इस तरह से जो है ना जहाँ जहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, वहाँ वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी. समझ आ रही है थोड़ी डिजीज़ की? अब यूवीआइटिस भी होता है इन बच्चों को. यूवीआइटिस क्या होता है? वो जो आई के अंदर यूवियल ट्रैक्ट, आप तो आपको पता है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है. तो ये भी उसी वजह से होती है कि वो जो बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन चल रही है इम्यून मीडिएटेड, वो आई की जो यूवियल ट्रैक्ट है उसको इन्वॉल्व करने लग जाती है. इंटीरियर यूवीआइटिस मोस्टली होता है. तो हर बच्चा जो है उसको, जिसको जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है, वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास आएगा घुटनों के दर्द के साथ, या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी आ सकता है, तो अगर या पीडियाट्रिशियन के पास भी आ सकता है.
तो वो जब आएगा उसने बुखार नोट किया, माँ ने बताया कि मेरे बच्चे के जॉइंट्स में, घुटनों में बहुत दर्द है, जॉइंट्स में बहुत दर्द है, बुखार आता जाता रहता है, रैश आती रहती है, और साथ में हमने उसकी आंख देखी तो हमें एंटीरियर यूवियाइटिस के साइंस मिल रहे हैं, तो हमने इनको आई जो स्पेशलिस्ट होता है उसके पास भी रेफ़र करना होता है बच्चे को। अब हम लैब फाइंडिंग्स कराते हैं कि इस बच्चे की जब हम लैब्स कराएंगे, बेसलाइंस कराएंगे, सीबीसी में जब हम WBCs देखेंगे तो उनका काउंट हमें ज़्यादा मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगी, 11,000 अबव WBCs हमें मिलेंगे। अगर हम प्लेटलेट्स देखेंगे तो वो भी रेज हुए होंगे ड्यू टू रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, और तीसरा इनका हीमोग्लोबिन देखेंगे, एज भी देखेंगे तो वो ड्रॉप हुई होगी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ आपको पता है क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, इन सब में क्या होता है कि एक्चुअली क्या हो रहा होता है, एचबी ड्रॉप हुई होती है। ठीक है, एचबी क्यों ड्रॉप है? एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से। इन्फ्लेमेशन चल रही है ना बॉडी में, तो क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से एनीमिया हो गया। उसके बाद ESR इनका रेज्ड होता है, और जो इनका सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है वो भी रेज्ड है क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। अब थ्रोम्बोसाइटोसिस क्यों होती है? एक तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हमने देखा, प्लेटलेट्स ज़्यादा हुए होते हैं। ठीक है, तो WBCs भी ज़्यादा हैं, प्लेटलेट्स भी ज़्यादा हैं। तो प्लेटलेट्स क्यों ज़्यादा हैं? इस वजह से कि जो इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी में, उसकी वजह से इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ होता है, जो कि जाके लिवर को कहता है कि तुम थ्रोम्बोपोइटिन को रिलीज़ करो। थ्रोम्बोपोइटिन जब ज़्यादा होता है तो प्लेटलेट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको हम रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस कह रहे हैं कि किसी वजह से, जैसे इंटरल्यूकिन 6 ने क्या किया है कि थ्रोम्बोपोइटिन को ज़्यादा करवाया, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए किसी के रिएक्शन से। ओके, तो ये हमारा सारी लैब्स हो गई जिसमें हमने CBC करा ली, उसमें हमने WBCs, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन देखा। WBCs प्लेटलेट्स रेज्ड मिलेंगे, HP हमें कम मिलेगी, ESR और CRP हमें एलिवेटेड मिलेंगे। और जब हम इनका आगे से जो है देखेंगे कि वाई इट इज़ ऑफन कन्फ्यूज्ड विद इन्फेक्शन, कि एक बच्चा है उसको बहुत तेज़ बुखार है, हमने उसकी CBC कराई तो हमें WBCs रेज्ड मिल गया, ESR CRP रेज्ड मिल गए, तो हमें यही लगा कि यार जो है ना ये बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, कल्चर्स नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमने किस चीज़ को देखना है कि डेली फीवर स्पाइक्स के साथ अगर बच्चे को आर्थराइटिस है और सैल्मोन रैश है, तो ये चीज़ें हमें लेके जाएंगी स्पेसिफिकली टू द जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। ओके, अब इसको हमने जो है ना डिफ्रेंशिएट करना होता है एक्यूट रियूमेटिक फ़ीवर से। ठीक है, दोनों के अंदर बच्चा होगा, दोनों में जो है फ़ीवर होगा, ऑब्वियसली रियूमेटिक फ़ीवर में भी फ़ीवर होता है। ठीक है, और डिफरेंस कहाँ आएगा कि रियूमेटिक फ़ीवर में भी आर्थराइटिस होता है ना। ठीक है, और जो है ना कार्डाइटिस, अब इसमें डिफ्रेंशिएट कहाँ हम करेंगे कि जो रियूमेटिक फ़ीवर है उसमें फ़ीवर तो होगा लेकिन उस तरह से डेली स्पाइक्स नहीं आएंगी जैसे इसमें आ रही हैं। ठीक है, रूमेटिक फ़ीवर में एरिथमा मार्जिनाटम होता है, जबकि जुवेनाइल आर्थराइटिस में सैल्मोन पिंक रैश होती है। जुवेनाइल आर्थराइटिस में जो है क्रॉनिक आर्थराइटिस होता है, जबकि रूमेटिक फ़ीवर में माइग्रेटरी होता है। कि माँ बताएगी कि पहले इसके घुटने में दर्द थी, वो ठीक हो गई, साथ ही इसको कंधे में दर्द निकल गई, वो ठीक हो गई, फिर एल्बो में जॉइंट में पेन हो गई, वो ठीक हो गई, फिर हाथ के जॉइंट में पेन शुरू हो गई। तो ऐसे माइग्रेशन हो रही होती है जॉइंट पेन की। ठीक है, फिर ASO टाइटर जब हम कराएंगे तो वो रूमेटिक फ़ीवर में तो एलिवेटेड मिलेगा, लेकिन जुवेनाइल आर्थराइटिस में नॉर्मल होगा। ठीक है, और कार्डाइटिस भी ऑब्वियसली किस में होगा, रूमेटिक फ़ीवर में। हम इको वगैरह करा लेंगे तो उसमें हमें नज़र आ जाएगा कि वेल्स जो है उनमें वेजिटेशंस वगैरह बनी हुई हैं, तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम रूमेटिक फ़ीवर। सो मेमोरी स्टोरी क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको एक बच्चा नज़र आ रहा है 10 साल का, इमेजिन करें, और हर शाम को उसको जो बुखार है ना वो 101 102 हो जाता है, उसकी बॉडी पे पिंक रैश हो जाती है जैसे ही बुखार आता है, और जैसे ही बुखार ख़त्म होता है तो उसकी रैश ख़त्म होने लग जाती है, और बच्चा कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल स्वॉलन मेरी जॉइंट्स हैं। हमने उसकी लैब्स कराई, हमें WBCs, प्लेटलेट्स, ESR और CRP एलिवेटेड मिला। तो थिंक ऑफ डायग्नोसिस सिस्टेमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। इसके साथ साथ और क्या एसोसिएटेड फीचर्स हो सकते हैं? इसके साथ साथ बच्चे को लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो सकती है। अगर उसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो प्लूरल कैविटी या पेरिकार्डियल कैविटी को इन्वॉल्व करे तो पेरिकार्डाइटिस, प्लूराइटिस हो सकता है। बच्चे को लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ की वजह से उसकी ग्रोथ रुक सकती है। और इसके अलावा सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होती है कि मैक्रोफेजेस जो है ना वो एक्टिवेट होने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट हाई फीवर होता है, साइटोपिनियाज होते हैं, वेरी हाई फेरेटिन होता है, और इसमें हमें अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा हो गया सिस्टेमिक जुवेनाइल आर्थराइटिस। इसका मैं PDF आपको गूगल ड्राइव में दे दूँगी व्हाट्सएप चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ व्हाट्सएप चैनल तो आप वो डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो की उसमें जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर चैनल आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें
ठीक है, मेरा नंबर भी है, मैं आपको चैनल में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो वहाँ पर मैं इस के पीडीएफ भी शेयर करती हूँ गूगल ड्राइव में, और साथ में मैं आपको इसके क्विज़ भी शेयर कर दूँगी, जो भी पास्ट एमसीक्यूज़ इसके आए हुए हैं। अभी हम एक एमसीक्यूज़ का डिस्कस करेंगे। ये आपका फर्स्ट एड यूएस एमिली बुक में इतना सा लिखा हुआ था, जो कि रटा मारते हुए समझ नहीं आती। जब तक हम उसके पिक्चर्स देखेंगे नहीं सारा कुछ, तो तब तक हमें ये चीज़ याद नहीं होती। रट्टा मारने से कुछ नहीं होना। कंसेप्चुअली हमने इसको देखा, तो अब हम इसका एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। 14 साल की बच्ची है, देखें मैंने आपको बताया कि 16 ईयर्स से कम का बच्चा होगा, ठीक है। प्रेजेंट्स विद बायलेटरल नी जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग फॉर द पास्ट 2 वीक्स, ठीक है। एंड ही हैज़ मॉर्निंग स्टिफनेस एंड पिंक रैश ऑन द चेस्ट। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो आसान हो गया ना अब कितना। इट इज़ जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, ओके। तो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक कि हमारा जो है ना इस तरह से जो है ना इसका एमसीक्यू आता है। इसके और भी एमसीक्यूज़ जो होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर क्विज़ शेयर करूँगी, आप उसको सॉल्व करें ताकि आपको पता चले पास्ट एमसीक्यूज़ किस तरह के हैं और आपको कितना अच्छा समझ आया टॉपिक। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक।